25 जुलाई 2024 की सुबह एक 20 साल की लड़की तकरीबन 10:30 बजे अपने घर से बाहर जाने को निकलती है। वो घर वालों से ये कहती है कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो घर वापस नहीं लौटती। जाहिर सी बात है, घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सुबह से शाम हो गई, एक जवान लड़की घर से बाहर गई है और वो अब तक वापस नहीं लौटी है। बेटी के मोबाइल पर कई दफा माँ बाप के द्वारा कॉल किया जाता है, घंटी बजती है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होता है, ना ही किसी भी तरह का मैसेज का जवाब मिल रहा है। तब परेशान होकर लड़की के माँ बाप थाने पहुंचते हैं। उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की बात पुलिस को बताई। बोला सुबह से निकली हुई है पर वो अभी तक वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और लड़की की तलाश शुरू कर देती है। इसके बाद 27 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक क्षत विक्षत हालत में एक लाश मिलती है। उस शव को आवारा कुत्तों ने नोच खाया था। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि किसी को भी देख पाना मुश्किल था या पहचान नहीं सकता था कि किसका चेहरा है या किसकी डेड बॉडी है। उसके प्राइवेट पार्ट तक को कुचल डाला गया था। पुलिस जब इस लाश को देखती है तो उसके उम्र का अंदाजा लगाती है। फिर उस लड़की के परिजनों को बुलवाकर लाश की पहचान करवाई जाती है। लड़की के कपड़े देखते ही उसके माता पिता उसे पहचान जाते हैं कि ये उनकी ही बेटी की लाश है। इस लड़की का नाम था यशश्री। यशश्री शिंदे की डेड बॉडी को जब अच्छे तरीके से चेक किया जाता है तो उसके कमर पर दाऊद नाम का टैटू गुदा होता है। अब सवाल यह है कि ये दाऊद कौन था, क्या था यशश्री से उसका कनेक्शन, और यशश्री कौन थी, क्या है इसकी पूरी कहानी। इस कहानी को आज हम इस क्राइम कथा में समझने की कोशिश करेंगे। यह कहानी खबरों के आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर है। जैसे कि हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि सारी खबरें हम जो बताते हैं आप तक पहुंचाते हैं वो रिपोर्ट्स के आधार पर बताई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल आफ्ताब श्रद्धा, साहिल साक्षी और मनोज सरस्वती जैसे कई ऐसे केसेस देश में हुए हैं जिसकी कहानी सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। आज मैं आपको यशश्री और दाऊद की ऐसी ही एक दास्तां सुनाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई का यशश्री शिंदे मर्डर केस एक ऐसा केस था जिसकी चर्चा आज की तारीख में भी होती है। इस केस को तकरीबन 1 साल बीतने को है। इस कहानी की असली शुरुआत होती है साल 2018 से, जब यशश्री महज 14 साल की एक लड़की थी जो 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक दाऊद से होती है। दाऊद नाम के शख्स से होती है। दाऊद पेशे से ड्राइवर था। दाऊद ने जब यशश्री को पहली बार देखा था तो उसे पाने की चाहत दिल में उमड़ पड़ी थी। फिर क्या था, वो दिन हो या रात उसका पीछा करने लगा, उससे दोस्ती करने के लिए आगे पीछे घूमने लगा। इसी बीच दाऊद ने एक दिन मौका पाकर बड़े ही तहजीब से उसके सामने जाकर उसे रोका और जब वो स्कूल जा रही थी तो उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है। शायद यशश्री इंसान के भेष में छिपे शायद इस हैवान को पहचान नहीं सकी थी। उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। यशश्री उस वक्त बहुत ही नाबालिग थी क्योंकि 14 साल की बच्ची थी जिसे शायद ज्ञान नहीं था, तजुर्बा नहीं था जिंदगी का, क्या सही और क्या गलत का। अब स्कूल से आते जाते प्रतिदिन दाऊद से उसकी मुलाकातें होने लगी। वो एक दूसरे से मिलने भी लगे और दाऊद बार बार उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। दोनों साथ में कुछ समय भी बिताने लगे। फोन पर भी उनकी बातें शुरू हो गई। फिर दाऊद धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होने लगा था। जब दाऊद को ये पक्का हो गया कि यशश्री
अब उसके प्रभाव में है, तो उसने मौका पाकर एक दिन उसे प्रपोज कर डाला। यशश्री को भी शायद दाऊद अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसने प्रेम का यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया। और यहीं से शायद इस कहानी की मुख्य रूप से शुरुआत होती है। समय बीतता चला जाता है, दोनों का परवान भी चढ़ता रहता है। इसी बीच एक दिन दाऊद यशश्री को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो मुंबई में रहता था। यहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दूसरी तरफ जब बेटी की हरकतों पर माता पिता को शक होता है, तो वो उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात है कि किससे दिन दिन भर रात रात भर बातें करते रहती है। जब इस बात का खुलासा उसके माँ बाप के सामने होता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी बेटी यशश्री को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब गलत है, हम तुम्हें पढ़ा लिखा के अधिकारी बनाना चाहते हैं, तुम कहाँ किन चक्रों में पड़ी हो। बावजूद वो नहीं मानती है और चुपके छुपाते दाऊद से मिलती रहती है। जब यशश्री के माँ बाप को मालूम चलता है कि अभी भी वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इस दौरान उन्हें यह भी मालूम चलता है कि इन लोगों के बीच अब संबंध भी कायम हो चुके हैं, उन्होंने इस बीच लड़के को भी समझाया, वो भी नहीं मान रहे थे। तब थक हार कर उनके माता पिता पुलिस के सामने जाते हैं, क्योंकि जब इनके बीच संबंध बने थे तब वो नाबालिग थी। यशश्री के पिता ने दाऊद के खिलाफ बहला फुसलाकर यौन संबंध बनाने का मामला पुलिस में दर्ज करवा देते हैं। पुलिस ने तब दाऊद को कोर्ट में पेश कर जेल भेज देती है, और दाऊद को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, नागवार गुजरती है, और वो उसी समय से शायद मन ही मन यशश्री और उसके परिवार से बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि यशश्री के कारण ही वो जेल में है। और जब उसके पिता पुलिस के सामने कह रहे थे कि वो उसके साथ संबंध बनाता है, वो नाबालिग लड़की है, तब भी यशश्री उसका बचाव नहीं करती है। शायद ये बात उसे दाऊद को खल जाती है। बस फिर क्या था, दिन बीतते चले गए। एक दिन दाऊद तकरीबन 4 से 5 सालों पर जेल से छूटता है। वैसे तो दाऊद मूल रूप से कर्नाटका का रहने वाला था, तो वो जेल से छूटने के बाद कर्नाटका चला जाता है। दूसरी तरफ यशश्री भी अब कॉलेज पास कर चुकी थी। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बदले की आग में जल रहा दाऊद किसी भी तरीके से फिर से यशश्री से कांटेक्ट करना चाह रहा था। उससे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि समय बीत गया था। उसने सालों बाद किसी तरह से एक दोस्त की मदद से यशश्री का नंबर निकालकर उससे कांटेक्ट करता है। दूसरी तरफ मौजूद यशश्री उसे मना नहीं कर पाई, या फिर ये कहें किसी दबाव में थी या डरी हुई थी, पर वो उससे बात करने लगी थी, ये रिपोर्ट बताते हैं। इसी दौरान दाऊद उसे दोबारा अपने प्यार के चंगुल में या फंसाने लगता है, क्योंकि ये शब्द सही है, आगे की कहानी में आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्यों कहा कि उसे दाऊद प्यार के चंगुल में फंसा रहा था, और यशश्री उसमें फंसती जा रही थी। वैसे मैं ये कहानी आपको इस घटना के तकरीबन 1 साल बीतने के बाद ये सुना रहा हूँ। तब जब ये घटना घटी थी, तब बहुत से न्यूज चैनलों और वेबसाइट में ये बात खूब चली थी कि दाऊद और यशश्री दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी लंबी बातें किया करते थे। तभी दाऊद ने उसे एक दिन मिलने के लिए बुलाता है, और वो खुद कर्नाटका से मुंबई आ जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक यशश्री दाऊद से तकरीबन 5 साल बाद मिलने जा रही थी। वो दिन था 25 जुलाई 2024। यशश्री अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो किसी दोस्त से मिलने जा रही है। यशश्री सुबह के लगभग 10:30 बजे घर पर यही बात सबको बताती है, लेकिन वो शाम तक नहीं लौटती है। घर वालों ने उससे कम्युनिकेट करने की हर संभव कोशिश किया कि उससे बातचीत हो जाए, पर उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। हार पछताकर माँ बाप पुलिस के पास पहुंचते हैं। यशश्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट फिर दर्ज कराई जाती है। इसी क्रम में
2 दिनों बाद 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक शत विक्षत हालत में शव मिलता है। उससे कुत्तों ने नोच खाया था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। पुलिस ने फिर शव को मॉर्चरी हाउस में भिजवाया। उन्हें शक था कि कहीं ये लाश यशश्री की ना हो। उसके परिजनों को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। बेटी के कपड़े देखते ही माता पिता ने यशश्री की लाश को पहचान लिया। उसने कमर पर दाऊद नाम का टैटू भी गुदवा रखा था, जिसकी जानकारी शायद उसके माता पिता को नहीं थी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि यशश्री की हत्या करने से पहले बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया था। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी या तोड़ दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर से उसके प्राइवेट पार्ट तक को कुचल डाला गया था। वहीं तेज धार हथियार से कई बार उसके शरीर पर वार किया गया था। यहां तक कि यशश्री के सिर के बाल भी काटे हुए थे। जैसे लग रहा था कि किसी जल्लाद ने खुन्नस खाकर उसे तरपा तरपा कर मारा हो। जख्मों से साफ था कि कातिल यशश्री से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हो। जब उसकी हत्या से भी उसका मन नहीं भरा तो उसकी लाश को कुत्तों के खाने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। अब यशश्री हत्याकांड का मामला पूरे देश की सुर्खियों में छा गया था। पुलिस पे बहुत ज्यादा दबाव था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए यशश्री की कॉल डिटेल निकाली और कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिस एरिया से वो गई थी। इन सबकी जांच के बाद एक नाम सामने आता है, दाऊद शेख। दाऊद, माता पिता के होश उड़ जाते हैं इस नाम को सुनते ही, क्योंकि ये नाम उसकी बेटी और उनके जीवन का बीता हुआ कल था, जो एक बार फिर उनकी बेटी की जिंदगी पर ग्रहण बनकर टूटा था। अब पुलिस का पूरा प्लान, पूरा कुनबा दाऊद को पकड़ने में लग जाता है, उसे ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि हत्या के बाद दाऊद अपना मोबाइल फोन ऑफ करके कहीं गायब हो जाता है, एक घोस्ट की तरह। पुलिस इस घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित करती है। वो महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में उसकी तलाशी ली जाती है, उसकी खोजबीन की जाती है, लेकिन वो मिलता नहीं। इसी क्रम में 1-2 दिनों के बाद पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और नाम मिलता है। उसका नाम था मोहसिन। असल में मोहसिन दाऊद का ही दोस्त था। पुलिस को लगता है कि शायद इसमें मोहसिन भी शामिल है इस केस में, लेकिन यशश्री के मोबाइल फोन पर कई बार फोन आए हुए थे तो पुलिस को ऐसा शक होता है। यशश्री ने भी उसे कई बार कॉल किए थे, शायद मामला ट्रायंगल बन ना जाए। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की, लेकिन जब जांच होती है तो कुछ और मामला निकलता है, क्योंकि जब जब दाऊद और यशश्री में लड़ाइयां होती थी तो दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो फिर उनकी बातचीत मोहसिन के फोन से ही हुआ करती थी। इसी दौरान पुलिस ने आखिरकार कर्नाटक के गुलबर्ग जिले से दाऊद को धर दबोचा। आज तक की वेबसाइट में छपी एक खबर के उसी खबर के मुताबिक गिरफ्त में आने के बाद दाऊद ने यशश्री शिंदे के कत्ल करने की बात कबूल कर ली थी, लेकिन इसके साथ उसके कत्ल की जो कहानी, जो वजह उसने बताई, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। रिपोर्टों के मुताबिक यशश्री और दाऊद एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे, जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले ही बताया है। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। यशश्री के गार्जियन ने बेटी के यौन शोषण के इल्जाम में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा दिया था। तभी से यशश्री और उसके माता पिता के खिलाफ दाऊद खुन्नस खाकर बैठा हुआ था, और वो जेल में इसी बात का इंतजार कर रहा था कब वो बाहर निकले और अपना बदला पूरा करे। बदला लेने की फिराक में वो इतना ज्यादा हो चुका था, उसे मारने की पूरी फिराक में प्लान बना चुका था। जब वो जेल से छूटा तो फिर से यशश्री से मिलने का दबाव बनाने लगा। असल में दाऊद यशश्री को अपने साथ बेंगलुरु ले जाना चाहता था, जिसके लिए यशश्री तैयार नहीं थी और दाऊद उसे ब्लैकमेल करने लगा था। दरअसल दाऊद के पास यशश्री की कुछ पुरानी तस्वीरें थी, पुरानी प्राइवेट तस्वीरें थी, वो अंतरंग तस्वीरें थी। वो अंतरंग तस्वीरें जो दाऊद
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान चुपके से उसका फोटो बना लिया था, जिसकी जानकारी शायद यशश्री को उस समय नहीं थी। अब इन्हीं तस्वीरों को वो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर उससे बार बार मिलने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए यशश्री तैयार नहीं हो रही थी। जब वो उससे मिलने को राजी नहीं हुई तो एक दिन दाऊद ने उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। यशश्री दबाव में आ गई और उससे मिलने को राजी हो गई। वो तैयार हो गए कि चलो मैं तुमसे मिलती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें डिलीट सारे वीडियोस और फोटो जो मेरे हैं तुम्हारे पास उसे डिलीट करना होगा। दाऊद ने तुरंत ही सोशल मीडिया से वो तस्वीरें डिलीट कर दी। अब तय प्रोग्राम के मुताबिक 25 जुलाई 2024 को नवी मुंबई के कोट नाका में उससे मिलने पहुंची जयश्री, जो शायद उसकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी और आखिरी गलती मानी जाती है। शायद वो अगर ना मिलने जाती तो शायद वो नहीं मरती, आज वो जिंदा होती। उसे शायद नहीं पता था कि दाऊद पहले से ही उसके कत्ल का प्लान बना चुका है। खबरों के मुताबिक कोट नाका पहुंचते ही दोनों के बीच अपने रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हो गई, क्योंकि दाऊद उसे अपने साथ बेंगलुरु ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि दाऊद उसकी तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दे, जिसके लिए दाऊद शायद तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो उसे डिलीट कर देता तो उसके पास यशश्री को तड़पाने या फिर उसे अपने पास बुलाने और ब्लैकमेलिंग का कोई जरिया ही ना बचता, क्योंकि वो पहले से ही बदले की आग में जल रहा था। इसी क्रम में दाऊद ने यशश्री की निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंककर कहीं गायब हो गया। ये कहानी है यशश्री की। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट में है। तो हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी तरह की और खबरों पे आपको कुछ जानना है या कोई हिस्ट्री जाननी हो, कोई कहानी जाननी हो, तो प्लीज हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सी कहानी जाननी है, किसके इतिहास जानना है। क्राइम कथा की इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।